So dear students, welcome back, and in this video we are going to have a look at the remaining questions of the previous year political science paper of class 11th by J.K. Bose. In our previous video we have discussed its short answer and very short answer type questions, and now we are going to have a look at the long answer type questions of your previous 11th political science paper. तो पिछले वीडियोस में हमने इसकी कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, यहाँ तक हमने देख लिया। अभी हम यहाँ से देखेंगे जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस इसमें आते हैं। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे आया है, व्हाई डू वी नीड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स। जो पावर्स होती हैं या जो इख्तियारात होती हैं उनको क्यों डिसेंट्रलाइज किया जाता है गवर्नमेंट में, खासकर जो फेडरेशन होती है या जहाँ पे ये जो पावर्स हो जाते होते हैं इनको डिसेंट्रलाइज किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट्स या बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट की अलग अलग जो शाखाएँ होती हैं, चाहे वो लेजिस्लेचर हैं, एग्जीक्यूटिव हैं, जुडिशरी हैं, या फिर जो इसके फिर दूसरे जो इदारे होते हैं, एंड देन देयर इज़ व्हाट आर इट्स बेनिफिट्स फॉर अ कॉमन मैन। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होता है, ये जो पावर शेयरिंग होता है, तो इसके क्या फ़ायदे होते हैं एक आम आदमी के लिए। देखिए, सबसे पहले अगर हम देखेंगे, अगर पावर एक जगह सेंट्रलाइज हो जाए, एक ही इदारे में, एक ही बंदे के पास या एक ही एजेंसी के पास, अथॉरिटी के पास, तो डिक्टेटरशिप का एक ख़तरा होता है, ऑटोक्रेसी का एक ख़तरा होता है। इसलिए किसी के जो आवाम के हित में या कॉमन सिटीज़न के हित में यही होता है, उसके फ़ायदे के लिए यही होता है कि पावर को डिसेंट्रलाइज़ किया जाए, इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, उसकी शेयरिंग की जाए बिटवीन डिफरेंट विंग्स ऑफ द गवर्नमेंट, जो सरकारी इदारे होते हैं उनमें, ताकि एक तो किसी के पास ये पावर ज़्यादा कंसंट्रेट हो जाए, वो इसका गलत फ़ायदा ना उठाए, और दूसरे ये है कि करप्शन और दूसरी चीज़ों से निजात मिले, और आम लोगों को इसका फ़ायदा ये होता है कि उन तक जो ये एक डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होती है, इख्तियार होता है, ये उन तक, उनके दरवाजे तक पहुंच जाता है। दैट मीन्स वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, उनके लिए ये ठीक होता है। देन देयर इज डिस्क्राइब द कंपोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ ग्राम पंचायत। जो ग्राम पंचायत आती है पंचायत राज में, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अंडर आता है, उसकी कंपोजिशन क्या है। दैट मीन्स उसके मेंबर्स कौन होते हैं, उसका हेड कौन होता है, उनको कौन अपॉइंट करता है, कैसे अपॉइंट किया जाता है। एंड देन देयर इज इट इज़ फंक्शन, इसके काम क्या होते हैं, क्या क्या अख्तियारात उनके होते हैं, किन फील्ड्स, किन चीज़ों की तरफ उनको ध्यान देना पड़ता है, कौन कौन से काम उनको करने पड़ते हैं, या किन कामों की तरफ उन्हें ध्यान देना पड़ता है। तो कंपोजिशन क्या है इसकी ग्राम पंचायत की, और फिर इसके जो फंक्शंस होते हैं। जो ग्राम पंचायत है, पंचायत सिस्टम, वो बहुत ही एक अहम जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का एक इदारा है, या इस पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। इंडिया की अगर हम देखेंगे तो ये आज़ादी से पहले भी ये चीज़ें थी, और ये यहाँ की एक जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, जो यहाँ का एक लोकल सिस्टम है कोई भी इशू सॉल्व करने का, तो इसमें ये जो पंचायत हैं, दूसरी चीज़ें हैं, ये बहुत पहले से चली आ रही है। हाउ डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज डाइवर्सिटी एंड सेफ गार्ड माइनॉरिटीज़ राइट्स। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का आइन है, वो कैसे जो यहाँ पे एक डाइवर्सिटी है, चाहे वो कल्चरल डाइवर्सिटी है, रिलीजियस है, या दूसरी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, रेशियल डाइवर्सिटी जो इंडिया में है, तो इस पे इसकी जो ये डाइवर्सिटी है, या जो ये हेटेरोजेनिटी है, अलग अलग जो ये इसमें बहुत सारी ये रंग हैं, उनको कैसे ये रिकॉग्नाइज करती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो किसी भी तरह की जो डाइवर्सिटी है, एंड देन सेफ गार्ड माइनॉरिटीज़ राइट्स। जो माइनॉरिटीज़ होते हैं, अकलियत होते हैं, ऐसे लोग जिनकी तादाद बहुत कम होती है, चाहे वो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं, चाहे लिंग्विस्टिक हैं, रीजनल हैं, या दूसरे कल्चरल माइनॉरिटीज़ हैं, तो उनके जो राइट्स होते हैं, हुकूक होते हैं, उनको कैसे सेफ गार्ड किया जाता है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में जो एक तो फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे कानून बनाए गए हैं जो इन माइनॉरिटीज़ की जो बेसिक राइट्स होते हैं, रिलीजियस राइट्स होते हैं, या दूसरी चीज़ें होती हैं, उनको सेफ गार्ड किया जाता है। अगर उनको कोई वायलेट करे तो उसके खिलाफ एक लीगल एक्शन लिया जा सकता है। या इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी जिससे जो माइनॉरिटीज़ के जो राइट्स हैं, या जो एक यहाँ पे एक हेटेरोजेनिटी है, डाइवर्सिटी है, तो एक मिली जुली तहजीब है, उसको सेफ गार्ड किया जाता है, उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। दैन देयर हाउ इज़ इंडिया एज सॉवरीन एंड सेक्युलर स्टेट। कैसे इंडिया एक सॉवरीन मीन्स खुद मुख्तार, जो अपने फैसले खुद कर सके, अपने डिसीजन खुद ले सके, और सेक्युलर स्टेट, सेक्युलर हम ऐसी स्टेट को कहते हैं जिसमें हर रिलीजन की जो रेस्पेक्ट की जाए। तो वो कैसे इंडिया एक सेक्युलर और सॉवरीन स्टेट है, डिस्कस इन डिटेल, आपको ये डिटेल में देखना है। अगर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है, दैट मीन्स पूरी दुनिया में अगर इंडिया जो डिसीजन ले रहा है अपने हित के लिए ले रहा है, दैट इट इज़ अ सॉवरीन स्टेट। सेक्युलर ये है कि आप अगर हर रिलीजन की रेस्पेक्ट करें,
और जो लोगों का रिलीजन है वो लोगों के अपने जो इश्यूज़ हैं रिलीजियस इश्यूज़ वो उनको अपने हिसाब से सॉल्व करने दे अपने लेवल पे, इस पे गवर्नमेंट की कोई इंटरफेरेंस ना हो, तो ये सिक्युलर स्टेट बन जाता है। तो आपको ये बताना है कैसे इंडिया एक सॉवरीन और सिक्युलर स्टेट है। यहाँ पे हमें ये इसका एक वजूहत देने हैं या अपनी तरफ से देना रीज़न देना है, डिस्कस इन डिटेल, आपको डिटेल में डिस्कस करना है। देन देयर इज़ राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, आपको जो नोट्स इस पे लिखने हैं। अमेंडमेंट में सिंपल मेजॉरिटी, जो अदालत में कभी जो अमेंडमेंट की जाती हैं, तरमीम की जाती हैं लेजिस्लेचर में किसी कानून में तो आइन में, तो सिंपल मेजॉरिटी जो सादा अक्सरियत होती है, दैट मीन्स इसके लिए अगर ज़्यादा आपको मेंबर्स ना मिले, ज़्यादा जो वोट्स ना पड़े, आप फिर भी ये ऐसे तरमीम कर सकते हो। लेकिन कुछ अमेंडमेंट्स ऐसी होती हैं जिसमें स्पेशल मेजॉरिटी होती है, ऐसे कुछ कानून जिनमें आपको एक ख़ास अदद, ख़ास जो नंबर चाहिए, तभी आप कोई अमेंडमेंट कर सकते हो, तरमीम कर सकते हो इस किसी कानून में, किसी लॉ में, इन दिस पार्लियामेंट। तो इसमें क्या फ़र्क होता है सिंपल मेजॉरिटी में, सादा अक्सरियत, और जो स्पेशल मेजॉरिटी होती है। दैन देयर इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटेरियन सुप्रीम डिस्कस, जो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन है, जो यहाँ पर एक गवर्नेंस सिस्टम है, वो फेडरल है, फेडरेशन है। दैट मीन्स पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है बिटवीन स्टेट एंड सेंटर। जो यूनियन लिस्ट में आता है, कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, या स्टेट लिस्ट जो आता है, जो पावर शेयरिंग की जाती है स्टेट और सेंटर के दरमियान, या दूसरे मामला जो देखे जाते हैं, तो एक फेडरेशन है, एक फेडरल सिस्टम है। लेकिन एक यूनिटरी सुपरेट है। यूनिटरी मीन्स दैट मीन्स यूनियन से ही कंट्रोल किया जाता है, इसको सेंटर से ही कंट्रोल किया जाता है, उसको एक इकाई भी है और एक फेडरेशन भी है साथ में। ये चीज़ आपको यहाँ पे देखनी है, कैसे इंडिया में एक फेडरल सिस्टम भी काम कर रहा है और साथ में यहाँ पे एक यूनिटरी सुपरेट भी है, यूनियन भी है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट भी है जिसके अंडर पूरा जो कंट्रोल है। एंड देन देयर इज़ द डिस्कशन वाज टेकिंग प्लेस इन अ डिबेट इन स्कूल। यहाँ पे एक डिस्कशन हुई है जो एक स्कूल में हुई है। रीड आर्ग्यूमेंट्स एंड स्टेट अप टू व्हाट एक्सटेंट यू एग्री विद इट एंड वाई। आपको देखना है कि यहाँ पे जो ये आर्ग्यूमेंट्स दिए गए हैं, आपको देखना है आप इनके साथ कितना इत्फाक करते हो और क्या कैसे इत्फाक करते हो। साहिल जो है वो कह रहा है देयर आर सो मेनी क्रिटिकल कंडीशंस प्रिवेलिंग एट प्रेजेंट थ्रू व्हिच अ कॉमन मैन हैज टू अर्न एंड देन टू फुलफिल द बेसिक नीड्स ऑफ हिज फैमिली। अभी बहुत सारी जो सूरत हाल है वो बहुत सारी जो क्रिटिकल है, मखदूश है आज के दौर में, कि एक आम आदमी जो है उसको कैसे वो अर्न करे और कैसे अपनी फैमिली की जो नीड्स हैं उनको फुलफिल कर सके आज की इस महंगाई के दौर में। माजिद जो है वो कह रहा है यस ऑफ कोर्स, हाँ आप ठीक कह रहे हो, द पैंडेमिक सिचुएशन हैज एडेड मोर एंड इरोडेड ऑल आवर फ्यूचर प्लान्स। तो जब से ये पैंडेमिक आया है हमारे जो फ्यूचर प्लान्स थे वो एक तो इरोड हो गए, तो और पैंडेमिक की वजह से सूरत हाल और भी ख़राब हो गई कि लोगों के पास अब ज़्यादा कैश नहीं रहा, या इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो थोड़ी बहुत ख़राब हो गई या और ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन में चली गई एंड इरोड ऑल आवर फ्यूचर प्लान्स। और जो हम फ्यूचर प्लान्स कर रहे थे वो इरोड करने पड़े, वो अभी पूरे नहीं हुई एंड मेड द लाइफ सो डिफ़िकल्ट। आम लोगों के लिए ज़िंदगी तो बहुत मुश्किल हो गई टू फेस दी चैलेंजेस। एक ऐसे आदमी के लिए जो मेहनत मजदूरी करके अपनी फैमिली को, घर को चलाता है, तो कोरोना की वजह से उसके लिए जो सूरत हाल है वो कोई अच्छी नहीं थी। साहिल जो है वो कह रहा है द रैम्पेंट ग्रोथ ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जो अभी बेरोज़गारी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है अलॉन्ग विद फास्ट राइजिंग मार्केट प्राइसेस, और साथ में जो मार्केट में जो प्राइसेस हैं वो बहुत बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, हैज़ एडेड मोर डिफ़िकल्टीज इन कॉमन मैन लाइफ। इसकी वजह से एक आम इंसान की ज़िंदगी में जो डिफ़िकल्टीज़ हैं वो ऐड हो गए हैं। ये तो एक हकीकत है कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, लेकिन इनकम उस स्पीड से नहीं बढ़ रही है, उस रेशियो से नहीं बढ़ रही है एक आम इंसान के लिए। माजिद जो है आई फील द नीड ऑफ द आवर इज़ दैट द गवर्नमेंट मस्ट कम विद पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव प्लान्स। तो माजिद ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट सच में कोई पॉजिटिव, कोई कंस्ट्रक्टिव, कोई सॉलिड प्लान्स बना के आए, या इस पे बनाए टू ओवरकम दिस क्रूशल सिचुएशन, इस अनएम्प्लॉयमेंट, इस जॉबलेसनेस, इस गुर्बत को टैकल करने के लिए सच में गवर्नमेंट को कोई हार्ड स्टेप्स लेने चाहिए। साइल ऑल दीज कोई एक्शन प्लान्स मस्ट बी वेल एंड रिजल्ट ओरिएंटेड। जो भी गवर्नमेंट अभी प्लान्स लेगी तो वो एक तो मस्ट बी वेल एंड रिजल्ट ओरिएंटेड, वो कुछ नतीजा खैज होने चाहिए, उससे कुछ नतीजा भी आना चाहिए। ऐसे खाली प्लान या स्कीम्स बनाने से कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे ये जो डिस्कशन हुई है स्कूल में, एक डिबेट हुआ है, और आप किस हद तक इससे एग्री करते हैं और क्यों एग्री करते हैं। देखिए अगर ये चीज़ देखी जाए, इसमें जो डिस्कशन हुई है तो ये मोस्टली एग्रीएबल है हम सब के लिए, क्योंकि अभी सिचुएशन ही ऐसी है। एक तो आम आदमी के लिए घर चलाना मुश्किल हो गया है, और फिर पैंडमिक की वजह से सूरत हाल और ज़्यादा ख़राब हो गई, और साथ में जो एक अभी अनएम्प्लॉयमेंट का एक सैलाब सा आया हुआ है,
इससे आम लोगों की हालत ख़राब हो गई है, जॉबलेसनेस बढ़ गई है और साथ में जो महंगाई बढ़ रही है वो एक बहुत बड़ा एक मसला बनता जा रहा है कि जो क़ुव्वत ख़रीद होती है, कोई चीज़ ख़रीदने की ताकत पैसे में वैल्यू जो होता है पैसे का वो नीचे गिर रहा है। तो बहुत सारे पैसे होने के बावजूद भी आप ज़्यादा कुछ ख़रीद नहीं पाते। तो ये इशू तो है, इससे मोस्टली हम सब जो है इत्तेफाक करेंगे और गवर्नमेंट को सच में कुछ प्लान्स बनाने चाहिए, कुछ ऐसी स्कीम्स बनानी चाहिए जो नतीजे के हिसाब से हो, जिससे सोसाइटी में सच में एक तब्दीली आ जाए, खासकर इकोनॉमिक जो पर्सपेक्टिव अगर हम इस चीज़ का देखेंगे। इसके बाद जो यहाँ पे क्वेश्चन है, लैक ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन और मेन कंसर्न ऑफ सिविक लाइफ एट प्रेजेंट। आज के दौर में जो साफ़ पानी और सिर्फ सैनिटेशन होते हैं, सफाई, हालत, हाइजीन, तो ये बहुत अहम कंसर्न होते हैं, अहम चीज़ें होती हैं एक सिविक लाइफ के लिए, शहरी ज़िंदगी के लिए। इन दिस रिगार्ड what must be the essential responsibilities of both public and administration to overcome these issues। तो इस मामले में सरकार और जो एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है, हुकूमत जो होती है और जो लोग होते हैं, उन पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद होती है। देखिए, कोई भी स्कीम तब तक काम नहीं करेगी जब तक कि लोग उसका साथ ना दें। और जो एक पोल्यूशन है, जो वाटर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन जो दिन ब दिन बढ़ रही है, तो ये तब तक ये चीज़ें कंट्रोल नहीं होगी जब तक कि लोग इसमें अपना साथ न दें। खाली एडमिनिस्ट्रेशन ही इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकती। तो लोगों को तो एक तो सिविक होना पड़ेगा, रेस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, उनको अपनी ड्यूटीज़ समझनी पड़ेगी। जैसे वो अपनी जो राइट्स डिमांड करते हैं वैसे ही उनकी पे ड्यूटीज़ भी आयद होती हैं। और साथ में गवर्नमेंट को भी इन चीज़ों की तरफ ध्यान देना चाहिए कि जो ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन है ये कितने अहम है एक सिविक लाइफ में, और लोगों को इस बारे में अवेयर करना चाहिए, या जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो लोगों तक पहुंचानी चाहिए। तो इसमें बहुत आर रिस्पॉन्सिबल, एक तो पब्लिक भी है और एडमिनिस्ट्रेशन भी है, दोनों मिल के ही इसको ओवरकम कर सकते हैं, तब तक ये ओवरकम नहीं हो जाएंगे। एंड देन देयर इज़ द लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यहाँ पे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आए हैं। रिट ऑफ मैंडामस, जो रिट अदालत में ली जाती है मैंडामस पे, वो क्या होती है। जैसे कि अगर कोई सरकारी ऑफिसर अपना काम नहीं कर रहा है या अपनी जूरिसडिक्शन से बाहर काम कर रहा है, तो इस पर जो रिट्स लगाई जाती हैं कि वो वारंट जो होती हैं, जो जुडिशल जो एक इख्तियार होता है अदालत के पास कि वो किसी चीज़ पे रेट ले, अपना कोई फ़ैसला सुनाए या इस पे कोई अदालती काम करे या उस पे कोई प्रोसिक्यूशन चलाए, मुकदमा चलाए। तो ये जो मैंडामस होता है और जो क्यो वारंट जो होता है, ये किन चीज़ों पे लगाए जाते हैं, ये लीगल टर्म्स हैं। एंड देन देयर इज डिस्क्राइब द फ्रीडम्स गारंटीड बाय द राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 to 22 इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो फ्रीडम्स दी गई है राइट टू फ्रीडम में, चाहे वो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ थॉट है, या दूसरे जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, तो कौन कौन से ऐसी जो फ्रीडम्स आई हैं आर्टिकल 19 से 22 तक जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, ऐसे कौन सी आज़ादियाँ एक बंदे को दी गई हैं। एंड देन देयर इज डिस्क्राइब द कंपोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैसे फंक्शन करता है। ये एक परहैप्स कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता है, स्टैचुरी बॉडी। तो इस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, दूसरे मेंबर्स होते हैं, उनको कौन अपॉइंट करता है। फिर रीजनल इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं स्टेट वाइज, तो ये कैसे फंक्शन करता है, इसकी कंपोजिशन क्या होती है, इसकी बनावट क्या होती है, इसकी जिम्मेदारियाँ क्या होती हैं। डिस्क्राइब द वेरियस मोड्स ऑफ एंश्योरिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन इंडिया। तो इंडिया में आप कैसे कह सकते हैं कि कौन सी चीज़ें हमें जो है जिससे फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। खासकर अगर हम टेक्नोलॉजी की मदद ले, जो अभी ये जो इलेक्ट्रॉनिक जो ये वोटिंग मशीन आई है, या अभी सीसीटीवी कैमराज या दूसरी चीज़ें आई हैं, या लोगों को अवेयर किया जाए इस चीज़ के बारे में कि बोगस वोटिंग या बूथ कैप्चरिंग दूसरी चीज़ जो है कैसे उनको कंट्रोल किया जा सकता है, ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो और लोग अपनी आज़ादी से अपने लीडर्स को सिलेक्ट करें। जिसका मतलब पोजिशन है पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होता है उसके पावर्स क्या होती है। देखिए, जैसे इंग्लैंड में एक किंग जो होता है नॉमिनल हेड होता है, लेकिन असल में वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर होता है जो रियल होते हैं। वैसे इंडिया में जो प्रेसिडेंट होते हैं वो नॉमिनल हेड होते हैं, उसके पास ज़्यादा कुछ इख्तियारात नहीं होती। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर होता है, प्राइम मिनिस्टर यहाँ का रियल हेड होता है। प्राइम मिनिस्टर के पास असल में इख्तियारात होते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर खुद काउंसिल, कैबिनेट या पार्लियामेंट के सामने जो जवाबदेह होता है, वो उनके सामने रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने जो डिसीजन वो ले। वो तब तक कोई डिसीजन नहीं ले सकता जब तक कि वो जो पार्लियामेंट है या जो कैबिनेट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वो उसका साथ न दे। तो इसकी पोजीशन क्या होती है इंडियन गवर्नमेंट, हिंदुस्तान की इस सरकार में या यहाँ की जो हुकूमत है, तो पावर्स क्या होते हैं उसके। एग्जामिन द पावर्स एंड पोजीशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या ऐसी पोजीशन और पावर्स होती हैं। जो स्टेट गवर्नर होता है,
जैसे हमने रिसेंटली देखा कि बहुत सारे स्टेट्स में जो गवर्नर हैं उनका जो रोल है, इन्फ्लुएंस है, वो क्लैश हो रहा है स्टेट गवर्नमेंट के साथ। खासकर कर्नाटका या वेस्ट बंगाल या दूसरी जो स्टेट्स में जो इलेक्शन हुए उन्होंने उनमें ये चीज़ें सामने आई कि गवर्नर जो है उसका अख्तियार जो है वो बढ़ रहा है। देन देयर इज़ राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। जो राइट्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो आपके हुकूक हैं और आपकी फिर ड्यूटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो एक ही सिक्के के दो रुख हैं। दैट मीन्स आपकी जो राइट्स हैं वो किसी दूसरे के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और किसी दूसरे की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो आपके राइट्स हैं। तो कैसे ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं, डिस्कस इन डिटेल। जब कोई अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो पूरे नहीं करेगा, फिर वो अपने राइट्स भी डिमांड नहीं कर सकता। दैट मीन्स जो राइट्स डिमांड करे तो उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आयद होती हैं, टुवार्ड्स नेशन, टुवार्ड्स पीपल, टुवार्ड्स अदर्स, तो दूसरों के बारे में। एंड एग्जामाइन द वेरियस टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल राइट्स। जो पॉलिटिकल राइट्स दिए गए हैं, ये खाली वो राइट टू वोट नहीं है, इसमें जो एलेक्टिव फ्रेंचाइज नहीं है, बहुत सारे और पॉलिटिकल राइट्स होते हैं। आप इलेक्शन लड़ सकते हैं, आप जो दूसरे पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। तो जो पॉलिटिकल राइट्स होते हैं उसके टाइप्स क्या होते हैं। दैन देयर इज एग्जामिन द चैलेंजेस ऑफ सेक्युलरिज्म टू इंडिया। इंडिया में जो सेक्युलरिज्म है, जो यहाँ की आइन जो है जिसमें सेक्युलर सोशलिस्ट ये टर्म्स आई हैं, तो इसके चैलेंजेस अभी क्या आ रहे हैं। खासकर जो एक वो जो फैनेटिकिज्म है या जो हाउ इट कैन बी रिजॉल्व, इसको कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। जो एक सेक्टेरियनिज्म या दूसरी चीज़ें जो होती हैं वो इस चीज़ को चैलेंज करती हैं या इसके अगेंस्ट होती हैं, कैसे इसको रिजॉल्व किया जा सकता है। हाउ डज सेक्युलरिज्म प्रमोट मल्टी डायमेंशनल यूनिट, डिस्कस इन डिटेल। जो सेक्युलरिज्म है वो एक मल्टी डायमेंशनल यूनिट कैसे है, कैसे वो बहुत सारी चीज़ों का अहाता करता है। बहुत सारे जो कल्चरल, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, रिलीजियस जो डायमेंशंस आते हैं किसी सोसाइटी को, सेक्युलरिज्म के साथ टच करती है। तो डिस्कस इन डिटेल, आपको डिटेल में डिस्कस करना है। देन देयर इज व्हाट इज द नीड फॉर जुडिशरी। जुडिशरी की क्या ज़रूरत है। वाई डू वी नीड एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी इन इंडिया। इंडिया में क्यों एक इंडिपेंडेंट खुद मुख्तार जुडिशरी की ज़रूरत होती है। देखिए, जुडिशरी एक वॉयडॉग होता है जो गवर्नमेंट के जो तीन और दूसरे जो ये शाखें होती हैं, चाहे जुडिशरी या एग्जीक्यूटिव, अगर वो कोई गलती करे तो जुडिशरी इस चीज़ को जल्दी पकड़ती है, इसको टोकती है। और जो डेमोक्रेटिक सेटअप है उसको बरकरार करने रखने के लिए, उसको मेंटेन रखने के लिए जुडिशरी की बहुत ही अहमियत होती है, ताकि जो कंट्री है, जो डेमोक्रेसी है, वो डिक्टेटरशिप में न तब्दील हो जाए। और इंडिपेंडेंट जुडिशरी अगर किसी मुल्क में न हो तो वहाँ पे इंसाफ, कानून, आइन, फिर ये चीज़ें रियल हकीकत में ये चीज़ें नहीं होती हैं, ये एक बोगस सा बन जाता है। और जुडिशरी की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है, तभी जो कंट्री का एक डेमोक्रेटिक सेटअप है वो मेंटेन रहता है। एंड देन देयर इज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। इन पे आपको नोटिस लिखने हैं। एक तो जुडिशल रिव्यू क्या होते हैं, जो अदालती नज़रसानी होती है, कोई डिसीजन पार्लियामेंट की तरफ से आए या कोई कानून बनाया जाए, जुडिशल रिव्यू क्या होता है, अदालती नज़रसानी, वो उसको एक बार रिव्यू करती है। दैन देयर इज़ रूल ऑफ लॉ। कानून की हुक्मरानी क्या होती है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सब बराबर हैं, कानून की हुक्मरानी, तो वो क्या होता है। तो ये चीज़ें आपको डिस्कस करनी है इन क्वेश्चंस में। जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आए हैं, ये असल में डिबेटेबल क्वेश्चंस हैं, इन पे आपको बात करनी है, डिस्कशन करनी है, तभी आप जो है इन डिटेल आपको इनका आंसर देना है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू गो थ्रू योर टेक्स्ट बुक्स एंड दीज कंसेप्ट डीपली। आपको ये चीज़ें डीपली पढ़नी है, तभी आप ऐसे क्वेश्चन जो है इनको सॉल्व कर सकते हो। इन पे ओपिनियन देनी है, इन पे अपनी व्यू देनी है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका पेपर था क्लास 11th का ऑफ योर प्रीवियस ईयर 2023 बाय JK बोस। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, इससे आपको एक आइडिया आया होगा कि आपका जो पेपर है वो किस पैटर्न पे आता है और आप कैसे इसको सॉल्व करोगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी व्यू दे। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।